नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 2 अक्टूबर 2022 और आज हम करेंगे इन 3 न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेलीकम्युनिकेशन बिल के ड्राफ्ट के बारे में जो हमारे जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। दूसरा हम पढ़ेंगे सुरजापुरी और बाजिका डायलेक्ट के बारे में जो जीएस के फर्स्ट पेपर से संबंधित है, इंडियन कल्चर का हिस्सा है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज के बारे में, ये हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल तैयार किया गया है और इसे पब्लिक कमेंट के लिए अभी ओपन रखा गया है। जो हमारे मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव जी, उनका कहना है कि आने वाले 6 से 10 महीने के अंदर ये ड्राफ्ट बिल में तब्दील हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर कोई भी एंटिटी है, कोई भी पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर है या ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इस जो प्रभावित हैं इस बिल से, अगर उन्हें इस पब्लिक ओपिनियन के थ्रू कुछ कहना है या वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो अभी बता सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर सबसे मेन चीज़ क्या है। अभी ये जो बिल बनाया गया है, इससे पहले जो 3 बिल लागू थे वो कौन कौन से थे? वो थे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950। अब ये जो ड्राफ्ट बनाया गया है, इसके अंदर बेसिकली क्या कहा गया है? इसके अंदर कहा गया है कि सबसे पहले एक अपडेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, एक मौजूदा नियामक ढांचा ऐसा बनाया जाएगा ताकि जो अभी एडवांसमेंट हुई है इस सेक्टर की और जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग एक अपग्रेड रहे टेलीकम्युनिकेशन बिल में, ताकि हम उन्हें अच्छे से टैकल कर सकें। इसी के साथ साथ ये जो 3 बिल पहले थे इनको रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ताकि एक नया लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जा सके, रिस्ट्रक्चर किया जा सके पूरे नई तरीके से टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए। क्योंकि अब जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं और जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर हो चुकी है, ये जो पुराने बिल हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि इनको हटाकर ये आउटडेटेड हो चुके हैं। तो अपडेटेड बिल्स लेके आने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। इसी के साथ साथ इस बिल के अंदर गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि गवर्नमेंट जब चाहे इंटरनेट सस्पेंड कर सकती है। इससे पहले इंटरनेट सस्पेंड करने के लिए भारतीय सरकार के पास जो पावर थी वो दी गई थी टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज के अंडर, जो पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी के लिए था, रूल्स इन 2017। ये आता था आपके इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 के अंदर। अब ये जो गवर्नमेंट को पावर दी गई है, इसके अंदर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि गवर्नमेंट इसको एक्सप्लॉइट कर सकती है और अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकती है, पर्सनल गेन्स के लिए। अब देखिए, इसी के साथ साथ गवर्नमेंट का इस बिल के अंदर ये कहना है कि जो स्पेक्ट्रम किए जाएंगे वो प्राइमरी रूट से किए जाएंगे। प्राइमरी रूट होता है ऑक्शन का। तो जितने भी स्पेक्ट्रम अलॉट किए जाएंगे गवर्नमेंट्स के, जितने इसके अंदर जितने भी सर्टेन फंक्शंस है, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, वो सभी स्पेक्ट्रम के थ्रू ही दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ इनका कहना है कि जो टेली सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपनी स्पेक्ट्रम रिसोर्सेज को फुल्ली यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो एनेबलिंग शेयरिंग भी कर सकते हैं, वो ट्रेड भी कर सकते हैं इन अलोकेशंस के थ्रू, इन स्पेक्ट्रम के थ्रू, वो लीजिंग भी कर सकते हैं और वो सरेंडर कर सकते हैं। जो अनयूटिलाइज्ड स्पेक्ट्रम है उनको रिटर्न भी कर सकते हैं। अब इस बिल के अंदर ही सिंप्लीफाई किया गया है कि जो रीस्ट्रक्चर का प्रोसेस है, कि किसी काम को अगर दोबारा रीस्ट्रक्चर करना है तो उसके प्रोसेस को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अगर 2 कंपनीज को मर्ज करना है तो उसके प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अगर 2 कंपनीज मर्ज हैं और वो अलग अलग की जा रही हैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर, तो उसको भी डीमर्जिंग कहते हैं और उसको भी काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इसके अंदर ये भी कहा गया है कि जो पब्लिक एंटिटी लैंड ओन करती है वो लैंड प्रोवाइड की जाएगी पब्लिक एंटिटी के लिए, पब्लिक यूज़ के लिए, ताकि जो जितने भी टेली सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो एक बेहतर सर्विस प्रोवाइड करवा सकें लोगों को। लेकिन ऐसे में अगर मान लीजिए किसी लैंड पर एक रेफ्यूज़ल आता है, या मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में लैंड है और स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलर किसी जगह की लैंड को लीज पर देने के लिए या इस पब्लिक एंटिटी के यूज़ के लिए मना करती है, तो ऐसी जगह को लीव कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अब इसी के साथ साथ एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड बनाया जाएगा ये यूटिलाइज करने के लिए, ताकि जो अदर पर्पसेस हैं, जैसे कि
अर्बन एरिया की कनेक्टिविटी हो गई, या फिर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रिसर्च को इंक्लूड किया जाए ताकि जितने भी जो सेक्टर हैं उसको और भी ज़्यादा बेहतर किया जा सके रिसर्च के थ्रू। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा सोर्स होता है जिससे हम चीज़ों को और भी ज़्यादा एडवांस ले जा सकते हैं। तो क्योंकि अभी फोकस ये है कि रूरल एरियाज़ के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो मेन फोकस रहता है टेली कम्युनिकेशन सेक्टर्स का, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस यही है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि वो रूरल एरियाज़ में कनेक्टिविटी को बढ़ाए, तो उससे अलग हटाकर एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड बनाया गया है ताकि रिसर्च पर और अर्बन एरिया की कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जा सके कि उसको और भी ज़्यादा बेहतर किया जा सके। अब इसके अंदर जो है जो OTT प्लेटफॉर्म्स है वो भी इंक्लूड किए गए हैं। अब देखिए जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, मैसेंजर और आपके जो प्राइम है, अमेजन प्राइम है, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें इंक्लूड किया गया है टेली कम्युनिकेशन सर्विस के अंदर। और इसके अंदर ये कहा गया है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं एज अ रियल टाइम पर्सन टू पर्सन टेली कम्युनिकेशन की। अब इस ड्राफ्ट के अंदर क्या कहा गया है इन ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में, और ये किस तरीके से इफेक्ट करती हैं इन सर्विसेज को। अब देखिए जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनका कहना है कि जो ये OTT प्लेटफॉर्म्स हैं ये वॉइस कॉल्स यूज़ करती हैं, SMS यूज़ करती हैं। जैसे आप अगर व्हाट्सएप की बात करें तो आप व्हाट्सएप पे फ़ोन भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का कहना है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स आप मान सकते हैं जैसे जियो, तो जियो या फिर एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, इनका कहना है कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइसेंसिंग की कॉस्ट को हम डील करते हैं, हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं ताकि एक नेटवर्क मिल सके। अब हमारे नेटवर्क से व्हाट्सएप चलाया जाता है और व्हाट्सएप से वॉइस कॉल की जाती है, तो ऐसे में इसमें नुकसान होता है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का, जैसे जियो, एयरटेल जो भी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप और जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स है, OTT प्लेटफॉर्म्स है, इन्हें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या लाइसेंसिंग कॉस्ट बियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये उन्हीं के नेटवर्क पर काम करते हैं, और क्योंकि वॉइस कॉल्स भी यूज़ होती हैं और SMS भी यूज़ होती हैं, तो ये कहते हैं कि इससे हमारा जो रिवेन्यू है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का कहना है, इससे हमारा रिवेन्यूज़ कम होता है। अब इस पर क्या किया गया है, इस पर देखिए जो OTT टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं उन्हें भी सेम लाइसेंस कंडीशंस के अंडर इंक्लूड किया गया है अगर वो बिल्कुल टेलीकॉम सर्विसेज की डेफिनेशंस को या टेलीकॉम सर्विसेज के अंदर आते हैं। मतलब सरल भाषा में ये है कि जो OTT टेलीकम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें भी इंक्लूड कर लिया गया है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर। तो अगर वो भी किसी सेम सब्जेक्ट के साथ जाते हैं तो उन्हें भी लाइसेंस की कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। अब इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन किस तरीके से मेजर किया गया है इस ड्राफ्ट बिल के अंदर, देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के थ्रू, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है, उसकी आइडेंटिटी जो है वो शो की जाएगी दूसरे पर्सन को। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने किसी को फ़ोन मिलाया है तो आपका नाम और आपका नंबर सामने वाले पर्सन को दिखाई देगा, भले ही आपका फ़ोन नंबर उसके फ़ोन में सेव है या नहीं है। अब ऐसे में हो सकता है कि जो कुछ लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे ताकि उनका जो नाम है वो सही ना जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने फाइन रखा है 50,000 रुपये का, कि अगर आप इस तरीके की रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स देते हैं तो आप पर 50,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा, और फर्दर ये ऑपरेशंस टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को यूज़ करने के लिए आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसी के साथ साथ जितनी भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल कॉल्स आप लोग देखते होंगे, जिससे काफ़ी लोग परेशान भी रहते हैं कि कंपनी का फ़ोन बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पैम्स कॉल्स जो रहती हैं, उसके लिए ये एक कॉमर्शियल कम्युनिकेशन के अंदर ये बनाया गया है कि अगर सब्सक्राइबर की, मतलब जिसके पास ये पर्टिकुलर सिम है, अगर उन्होंने कंसेंट नहीं दिया है कि वो एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल कॉल्स को सुनना चाहते हैं, तो उनके पास कॉल नहीं जाएगी। विदाउट कंसेंट आपके पास कोई भी एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल कॉल्स नहीं कर पाएगा। अब ये जो बिल बनाया गया है, ट्राई के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आता है और ट्राई की क्या पोजीशन इससे रह जाएगी। देखिए, ट्राई एक रेगुलेटरी ऑथोरिटी अब तक काम करती आई है एज एन रेगुलेटरी बॉडी, जो कि सेटअप की गई थी 1997 के अंदर। लेकिन इस बिल में इस बॉडी को, ट्राई को, सिर्फ एक रिकमेंडरी बॉडी बना दिया गया है।
जिसके अंदर ये लाइसेंस के लिए भी कि किस कंपनी को लाइसेंस देना चाहिए किसे नहीं, उसके लिए भी रिकमेंडेशन नहीं कर सकती। इसके बारे में सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसको हमें लाइसेंस इशू करना है और किसको इशू नहीं करना है। इसी के साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन की मांग है वो भी ट्राई नहीं कर सकती। अब ट्राई को इससे अलग भी कर दिया गया है। अब जितने भी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं और नेसेसरी रिकमेंडेशंस हैं उन सब का ध्यान गवर्नमेंट ही रखेगी। अब जो रिकंसिडरेशन है, देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं है कि वो ट्राई की रिकमेंडेशन ले किसी भी चीज़ के लिए, या ट्राई जो है सिर्फ रिकमेंड कर सकता है, ये नहीं कह सकता कि आप इस चीज़ को ही कीजिए या आप पर्टिकुलर इसी चीज़ पर ध्यान दीजिए, इसी चीज़ को रिकंसिडर कीजिए। तो ये सारी चीज़ें अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। ट्राई को सिर्फ एक रिकमेंडरी बॉडी बना दिया गया है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल प्रैक्टिस की तो उसके हिसाब से इसकी पावर को इतनी हद तक कम करना कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रैक्टिस के लिए ठीक नहीं होगा। और अभी देखिए जो स्पेक्ट्रम है जैसे वो प्राइमरी ऑक्शन पर दिया जाएगा, लैंड रिफ्यूजल्स हैं, जो ये फंड बनाए गए हैं, ये अपने आप में ही फिलहाल एक काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं इस नए बिल के अंदर। और अगर आप भी अपने आप के कुछ थॉट्स हैं, आप चाहते हैं कि आप भी इसके बारे में कुछ अपनी बात रखें, आप कमेंट डाउन भी कर सकते हैं और आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी। अब बात करते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ के बारे में। देखिए बिहार स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि एक नया एकेडमिक प्रमोशन बोर्ड बनाया जाएगा ताकि जो सुरजापुरी और बीजा का लैंग्वेजेस हैं उनको भी प्रमोट किया जा सके हिंदू और उर्दू के एकेडमिक्स में। अब बिहार गवर्नमेंट ने कहा है इसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी भी बनाई जाएगी ताकि ये देखा जा सके कि इस पर जो काम चल रहा है और इसका जो प्रमोशन है वो कितने बेहतर तरीके से हो सके। अब ये बेसिकली है क्या, देखिए सुरजापुरी और बीजा का दो लैंग्वेजेस हैं जिनका बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं है। अब बिहार के अंदर ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अब ऐसा हो सकता है, कहा जा रहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये मूव हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए सुरजापुरी जो है ये बेसिकली जो मेनली ये भाषा बोली जाती है ये बोली जाती है किशनगंज के अंदर, किशनगंज और सीमांचल के कुछ अलग हिस्सों के अंदर। इसी के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट बिहार है वहाँ पर भी ये बोली जाती है, और जिसके अंदर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं कटिहार, पूर्णिया और अरारिया, यहाँ के अंदर सुरजापुरी जो भाषा है ये बोली जाती है। ये जो डायलेक्ट है ये मिक्स है बांग्ला का, उर्दू का और हिंदी का। ये वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों में भी बोला जाता है जो कहीं ना कहीं जुड़ाव रखते हैं बिहार के साथ। इसी के साथ साथ जो सुरजापुरी नाम है ये बेसिकली आया है सुरजापुर परगना से, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, जो पहले एग्जिस्ट करता था। यहाँ पर सिर्फ अब एक टोल प्लाजा पाया जाता है जिसका नाम है सुरजापुर, जो कि पूर्णिया और किशनगंज के बीच में मिलता है। अब ऐसा माना जाता है, देखिए सुरजापुरी जो है, जो जगह है, ये जो सुरजापुरी जगह है यहाँ पर और ये जो सुरजापुरी लैंग्वेज है ये बेसिकली यहाँ के मुस्लिम्स बोलते हैं। सुरजापुरी एरिया के अंदर 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है। हालांकि इसका कोई स्पेसिफिकली रिलीजियस लैंग्वेज का कोई रीज़न नहीं है, कोई डोमेन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हुए, उनके वर्ड्स को टारगेट करते हुए इस लैंग्वेज को मेन फ्रेम में लेकर आया जा रहा है। दूसरी लैंग्वेज है बजीका। अब ये जो है ये ऐसे 5 डायलेक्ट्स में से एक है जो बिहार के अंदर बोली जाती है। ये मिक्स है हिंदी और मैथिली भाषा का, जो मेनली वैशाली और मुजफ्फरपुर में बोली जाती है, और कुछ हिस्सों में बोली जाती है सीतामढ़ी, शिवहर और समस्तीपुर के। अब जो बाजिका है ये एक वेल नोन लैंग्वेज है जैसे कि भोजपुरी और मैथिली है, लेकिन इसे अभी भी एक एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया था, जो अब दिया जाएगा। और इसके लिए, इसकी एजुकेशन के लिए और इसके फर्दर स्प्रेड के लिए भी बोर्ड बनाए गए हैं बिहार के अंदर। अब बात करते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए नोबल प्राइज़ का जो सीज़न है वो स्टार्ट होने वाला है। अक्टूबर का पहला हफ्ता जिसके अंदर 6 दिन और 6 प्राइज़ दिए जाएंगे, जो नए फेसेस इंट्रोड्यूस करेंगे ग्लोबल वर्ल्ड को, जिसके अंदर जो साइंटिस्ट हैं, राइटर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ह्यूमन राइट लीडर्स हैं, उन्हें ये अवार्ड दिए जाएंगे। तो ये जानना जरूरी है कि जो नोबल प्राइज़ है वो कैसे दिया जाता है, कौन देता है, कब शुरू किया गया था। तो देखिए जो नोबल प्राइज़ क्रिएट किया गया था
सबसे पहले तो ये जो प्राइज़ दिया जाता है ये दिया जाता है मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और पीस के लिए, जिसे एस्टेब्लिश किया था एल्फ्रेड नोबल ने, जो एक जो स्वीडन है यहाँ के एक बहुत बड़े एक वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और इन्होंने ही इन्वेंट किया था डायनेमाइट को। सबसे पहला अवार्ड जो दिया गया था वो दिया गया था 1901 में। उसके बाद ये जो अवार्ड शुरू किए गए थे ये किए गए थे नोबल की मृत्यु के बाद, नोबल की मृत्यु के 5 साल बाद। अब हर एक प्राइज के साथ 10 मिलियन क्रोनर का प्राइज दिया जाता है, जो कि 9 लाख डॉलर के बराबर होता है। ये हैंड आउट किया जाता है एक डिप्लोमा के साथ और एक गोल्ड मेडल के साथ 10 दिसंबर को। अब ये जो डेट है ये वो डेट है जिस दिन नोबल की मृत्यु हुई थी 1896 के अंदर। और इसी के साथ साथ इसमें एक इकोनॉमिक्स अवार्ड भी दिया जाता है जो ऑफिशियली देता है बैंक ऑफ स्वीडन, प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस एल्फ्रेड नोबल की मेमोरी में। ये नोबल के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया था, लेकिन इसे जो स्वीडन सेंट्रल बैंक है वो देता आ रहा है 1968 से। अब देखिए जो नॉर्वेजियन कनेक्शन है वो क्या है नोबल प्राइज से। जो नोबल पीस प्राइज है ये बेसिकली प्रेजेंट किया जाता है नॉर्वे में, लेकिन जो अदर अवार्ड्स हैं वो हैंड आउट किए जाते हैं स्वीडन में। तो ऐसा ही जो है ऐसा माना जाता है कि जो एल्फ्रेड नोबल है वो यही चाहते थे कि ये इस तरीके से ही कंडक्ट किया जाए। अब जिस समय उनकी लाइफ टाइम के अंदर जब वो जीवित थे तो स्वीडन और नॉर्वे जो है वो एक ही यूनियन था, वो अलग अलग नहीं थे। ये अलग अलग हुए थे 1905 के अंदर। तो कभी कभी जो स्वीडन और नॉर्वे है उनकी जो फाउंडेशंस है उनके बीच में भी टेंस सिचुएशंस बन जाती हैं नोबल प्राइज देने के अंदर, क्योंकि जो स्टॉकहोम में नोबल फाउंडेशन है वो मैनेज करती है प्राइज मनी को, और जो इंडिपेंडेंट पीस प्राइज कमेटी है ओस्लो के अंदर ये डिसाइड करती है कि किसे ये प्राइज दिया जाएगा। तो कई बार एक टेंस सिचुएशन बन जाती है, दोनों जो फाउंडेशंस है वो एक दूसरे के साथ ये डिसाइड नहीं कर पाती कि किसको देना है किसको नहीं देना है। किसी चीज़ पर कोई राजी रहता है कोई राजी नहीं रहता है, तो इसीलिए कभी कभार इनके बीच में टेंस सिचुएशंस बन जाती है। आगे हम पढ़ेंगे कि ये नोबल पीस प्राइज किसको दिए गए हैं, किस फील्ड में दिए गए हैं। दैट इज़ फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।